यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो जो हमारे इंडियन पॉलिटी की क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी उसका आज नेक्स्ट पार्ट है और इसमें भी 30 क्वेश्चंस इंक्लूडेड होंगे। सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, तो इन्हें आप लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, एक भी मिस ना करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जो सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली है उसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सामूहिक उत्तरदायित्व। मतलब कि जो प्रधानमंत्री होते हैं और मंत्री परिषद होती हैं वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामूहिक उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन है हमारा कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो जो केंद्र सरकार है किसकी सिफारिश पर राज्यों को सहायता अनुदान देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार राज्यों को सहायता अनुदान देती है। इसकी अगर बात करें तो ये जो हमारा वित्त आयोग है ये इसका गठन आर्टिकल 280 के तहत किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिए, आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। ये क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं हम। कह रहा है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि जो संदर्भगत विषय है वो राष्ट्रीय महत्व का है। मतलब कि जो 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये जो 3 सूची है इस पे क्या है, संघ सूची पे जो विषय है उस पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। राज्य सूची के विषयों पर जो विधि है, कानून है, उसको बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और समवर्ती सूची में दोनों को है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि राज्य सूची के जो विषय हैं उस पे केंद्र सरकार भी कभी कभी कानून बनाती है। ऐसा कब होता है कि अगर बात करें तो आर्टिकल जो हमारा 249 है वो कहता है कि राज्यसभा में सदन में उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची के विषय को संघ सूची में शामिल किया जा सकता है। अगर राज्य सूची के जो कोई विषय है अगर वो राष्ट्रीय महत्व का है तो राज्य सरकार ही केंद्र सरकार से उस पर कानून बनाने को कह सकती है और आर्टिकल 249 के तहत ये जो विधि है, ये जो विषय है वो राज्य सूची से निकल के संघ सूची में शामिल हो जाता है और उस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। होप करती हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रिमंडल सदस्य का पद निम्नलिखित में से किसको मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग का उपाध्यक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा योजना आयोग का उपाध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो अगर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध की बात करें तो इस पे जो प्रतिबंध है वो संसद द्वारा लगाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संसद द्वारा मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब ये कैसे हुआ? अगर पहले जो कानून थे उसमें ये था कि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध और उसका संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन जो 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार का जो मामला आया उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो पहले के मामले थे 1967 के जो निर्णय थे उसको रद्द कर दिया और निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। इसके अंतर्गत संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में ये जो भी संशोधन कर सकती है और उस पर प्रतिबंध भी अगर जरूरत पड़े तो प्रतिबंध भी लगा सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। और ये कब हुआ, कब लागू हुआ? 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार जो मामला था इसमें जो हमारा सुप्रीम कोर्ट था उसने ये ऑर्डर दिया था कि हाँ, जो मौलिक अधिकार है उस पर संसद द्वारा प्रतिबंध और संशोधन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। लेकिन अगर बात करें तो राष्ट्रपति शासन कितने दिन तक बढ़ाया जा सकता है, अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 साल तक। 3 साल तक ही राष्ट्रपति शासन को बढ़ाया जा सकता है, अदरवाइज इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो किस सदन का जो अध्यक्ष है उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा, क्योंकि हमें पता है राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन वो उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। अस्थायी सदन कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा और विधान सभा। लोकसभा और विधानसभा, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों ये अस्थायी हैं? क्योंकि इनकी अगर बात करें तो ये निचले सदन भी हैं और अस्थायी सदन भी हैं। इसका मतलब है कि इनका जो कार्यकाल होता है वो निश्चित होता है और इन्हें भंग भी किया जा सकता है। इनके कार्यकाल को भंग किया जा सकता है और ये निचले सदन में आते हैं, इसलिए ये अस्थायी सदनों में इनको अस्थायी सदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय सदन का जो अपर हाउस है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा या राज्यों के जो परिषद होते हैं इसे अपर हाउस के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता, बल्कि इसके जो सदस्य हैं वो रिटायर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो अगर राष्ट्रपति द्वारा संवैधान तंत्रों का उल्लंघन किया जाता है तो उन पे महाभियोग चलाया जा सकता है। ऐसा हमारा आर्टिकल 61 कहता है। आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चला जा सकता है। लेकिन ये जो महाभियोग है इसकी शुरुआत कहाँ से की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन से इसकी शुरुआत की जा सकती है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लाया गया, कब लागू किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 15 जून 2005। 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों को ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जा सकता है? जो हमने देखा कि जो राज्य सूची का कोई विषय है अगर वो राष्ट्रीय महत्व का है तो वो किसमें शामिल हो सकता है? संघ सूची में शामिल हो सकता है अगर राज्य सरकार इसकी सिफारिश करे तो। इसमें पूछ क्या रहा है कि ये जो विषय है राज्य सूची का उसको संघ सूची में लाने के लिए यह प्रस्ताव किसके द्वारा रखा जा सकता है? तो ये ऑब्वियस सी बात है, राज्यसभा के द्वारा ही रखा जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार की राज्य सूची का विषय है। अगर वो राज्य सरकार चाहेगी तभी इसे राज्य सूची से संघ सूची में शामिल किया जाएगा। तो ये प्रस्ताव राज्यसभा के द्वारा ही रखा जाएगा। और इसका अगर बात करें तो ये जो प्रस्ताव होगा वो सिर्फ 1 वर्ष के लिए प्रभावी होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा, भारत का प्रधानमंत्री डैश किसके द्वारा निर्वाचित होता है? तो बात करें तो भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। आर्टिकल हमने अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो इसे जरूर बताएं कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 75 है हमारा, जो कि कहता है जो प्रधानमंत्री हैं उनके नियुक्ति के प्रावधान की बात करता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और मंत्रिपरिषद के जो अन्य सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो कौन सा ऐसा मंत्रालय है भारत में जिसे हरित मंत्रालय के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण एवं वन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो विभाग है इसे हरित मंत्रालय के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन। इसका मतलब क्या है कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये संसदीय प्रणाली की निम्नलिखित ये महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
यहाँ पे बिहार होगा। बिहार पे लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 सीटें बिहार में राज्यसभा की हैं। तो इसका सही, और सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो इसका अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। यूपी में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें हैं, कितनी हैं? 31 हैं। तो इसका सही आंसर बिहार में 16 है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर जी प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई हैं? तो जैसे राज्य सूची के विषय है, संघ सूची के विषय है, समवर्ती सूची के विषय है। इस पे तो क्लियर है कि किसको बनाना है। संघ सूची के विषयों पे केंद्र सरकार को कानून बनाना है, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार को, और समवर्ती पे दोनों को बनाने का अधिकार है। लेकिन अगर बात करें, कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनको अवशिष्ट विषय कहते हैं, मतलब कुछ उनको अन्य विषय कहते हैं जो कि इन तीनों में से किसी में भी शामिल नहीं किया जाता है। और ये निर्धारित किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है, न्यायालय द्वारा किया जा सकता है कि इनको अवशिष्ट सूची में रखना है कि नहीं रखना है। तो ऐसे कोई विषय हैं, अगर वो अवशिष्ट सूची में रखे हैं और उस पर कानून बनाने को कहा जाए तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को है। संसद को ये अधिकार है कि वो अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल संघ संसद को। ऐसा हमारा आर्टिकल 248 कहता है। आर्टिकल 248 कहता है, ये भी ध्यान रखें, आर्टिकल 248 के तहत ऐसी बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। वैसे तो ये जितने भी क्वेश्चन है रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा कि अगर रिपीटेड है तो मतलब हमारे आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि धन विधेयक कहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है? तो इसकी अगर बात करें तो धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो केवल लोकसभा में ही धन विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। इस पर हमने डिटेल बात की है, तो उससे जाके आप प्रीवियस वीडियो में जरूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत बनते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो इन्हें ध्यान रखिए, क्योंकि ये थोड़े से कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो केवल लोकसभा में ये जो धन विधेयक है उनको प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं किया जा सकता। अगर बात करें तो कोई भी विधेयक है वो धन विधेयक है कि नहीं है, इस पे अंतिम निर्णय सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष का होता है। ध्यान रखिएगा कि कोई विधेयक अगर आता है और वो धन विधेयक है कि नहीं है, इस पे अगर निर्णय लेना हो तो सिर्फ और सिर्फ ये अधिकार लोकसभा के अध्यक्ष को है, अदरवाइज किसी को नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति किस प्रकार के निषेधाधिकार मतलब कि वीटो का प्रयोग करते हैं? तो अगर संसद के कोई विधेयक है, इनमें से कौन सा ऐसा वो है निषेधाधिकार मतलब वीटो है जिसका यूज राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीबी वीटो, मतलब पॉकेट वीटो के नाम से जिसे जाना जाता है। इसकी अगर बात करें तो ज्ञानी जैल सिंह द्वारा इसका सबसे पहले यूज किया गया था। इसकी अगर और थोड़ी सी बात करें तो जीबी जो वीटो होता क्या है कि राष्ट्रपति उस पर सहमति, कोई विधेयक आता है उस पर सहमति भी ना दे, पुनर्विचार के लिए भी ना भेजे, बल्कि उसे अपने पास ही रख ले, उस पर कोई आंसर ही ना दे। तो ये क्या है, उसका राष्ट्रपति के जेबी जो वीटो है वो है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि। तो भारत में संसदीय प्रणाली क्यों है? तो अगर बात करें तो लोकसभा में मंत्री परिषद जो है उत्तरदायी है। तो इसमें जो ऑप्शंस के हिसाब से लोकसभा में मंत्री परिषद उत्तरदायी है, इसलिए भारत में संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली के कुछ अपने लक्षण होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो ध्यान रखिए कि जब संसदीय प्रणाली किसी देश में होती है तो वहाँ जनता का प्रतिनिधित्व होते हैं, उत्तरदायित्व पूर्ण सरकार होती है, मंत्री परिषद का विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होना, ये संसदीय प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो 3 विशेषताएं हैं, जनता का प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व पूर्ण सरकार, मंत्री परिषद का विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होना, ये क्या है, संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? तो प्राक्कलन समिति जो होती है इसमें सम्मिलित कौन होते हैं? तो लोकसभा के 30 सदस्य जो होते हैं वो प्राक्कलन समिति में सम्मिलित होते हैं। ये ध्यान रहे कि राज्यसभा के कोई भी सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। तो इसका सही आंसर पहला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं
किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? तो अगर भारत में आर्टिकल 260 लगा हो, सॉरी 360 लगा हो, मतलब वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई हो, तो ये किसी राज्य में या पूरे संपूर्ण देश में आपातकाल की घोषणा हो सकती है। वित्तीय आपातकाल की मतलब वित्तीय संकट अगर देश पे आ चुका है तो उस टाइम पे जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके वेतन की कटौती की जा सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वित्तीय आपातकाल के दौरान किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लगाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे अभी तक एक भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत में नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? मतलब इसमें से कौन सा विषय है जो कि यहाँ पे ये पता नहीं क्या ही लिख दिया हिंदी में, लेकिन ध्यान रहे कि मतलब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा विषय है जो कि समवर्ती सूची के विषय का समवर्ती सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची का विषय होना मतलब इस पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे हमेशा ही केंद्र प्रभावी होता है, कानून केंद्र के द्वारा ही बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा, मजदूर संघ। मजदूर संघ जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। और अगर बात करें तो समवर्ती सूची की अगर थोड़ी सी और बात करें, हमारी जो 7वीं अनुसूची है, ध्यान रखिए 7वीं अनुसूची में बात की गई है समवर्ती सूची की। आर्टिकल कौन सा है? तो ये भी ध्यान रखिए, आर्टिकल कौन सा है? हाँ, तो हमारा आर्टिकल ये समवर्ती सूची के लिए आर्टिकल कौन सा है? तो ध्यान रहे आर्टिकल जो है 246 है और इसमें समवर्ती सूची में कुल 47 विषय हैं। ये भी ध्यान रखिए 47 विषय हैं। आर्टिकल 246 के अंतर्गत समवर्ती सूची की बात की गई है और अनुसूची कौन सी है? 7वीं अनुसूची है। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोक लेखा समिति के बेसिक या मूल आधार क्या है? तो जो लोक लेखा समिति है उनका बेसिक आधार क्या है? तो ये इसकी अगर बात करें तो ये संवैधानिक निकायों, ट्रेडिंग और विनिर्माण स्कीमों एवं परियोजनाएं के आय व्यय को दर्शाने वाले लेखा विवरणों की जांच करते हैं। तो भारत सरकार द्वारा जो आय और व्यय हो रहे हैं उनका जांच करना ही क्या है? लोक लेखा समिति का मूल आधार है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष पारित किया गया? तो जो दल बदल कानून लिया गया वो कब लिया गया? 1 मार्च 1985, 1 मार्च 1985 ये जो वो दिन है जिस दिन दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो विधायिका को ऐसा किस प्रकार की सरकार है जिसमें कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता दी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा संसदीय सरकार। संसदीय सरकार जब होती है तो वहां पे विधायिका को अधिक प्रायोरिटी दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोकतांत्रिक देश में विधायिका लोक मत को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके जो विधायिका है वो लोक मत को प्रभावित कर सकती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? तो राज्य विधानसभा या फिर लोकसभा में महिलाओं के लिए कुछ आरक्षण किए गए हैं, कुछ आरक्षण बिल हैं। तो उसमें कितने आरक्षण की बात की गई है? तो 33% आरक्षण की बात महिलाओं के लिए की गई है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत की संसद में पर्यावरण बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो जो भारत में पर्यावरण संरक्षण बिल जो था एक तरह से, ये कब पारित किया गया? तो 1986 में से पारित किया गया। तो 1986 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारा कि साधारण विधि का क्या अर्थ होता है? साधारण विधि मतलब सामान्य विधि। इसका सामान्य कानून है ये एक तरह का। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है कि सरकार द्वारा बनाया गया, लागू किया गया कोई सामान्य कानून साधारण विधि है। इसको सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, इजी लगे होंगे। और वाकई ये बहुत ईजी हैं, लेकिन बस यही है कि हम अगर इसे ध्यान से पढ़ लेंगे तो हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, पेपर में हम इसे आराम से कर पाएंगे। और अगर कोई और टॉपिक पे अगर आपको चाहिए तो हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं उस टॉपिक पे बहुत जल्दी ले आऊँगी। अदरवाइज हमारी सीरीज चल ही रही है, इसे आप ज़रूर देखें। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।